हाँ जी, तो क्या करते हैं पैरेललोग्राम में, है ना। तो उसमें क्या लिखा था अपन ने, आर वेक्टर इक्वल टू अगर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, देखो जो वेक्टर की इक्वेशन होती है ना वो दो चीजें कंटेन करती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, यानी ये इक्वेशन दो इक्वेशंस के इक्विवेलेंट है, एक तो किसकी, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन की। यानी इस एक इक्वेशन से अपन दो अननोन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इस इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन तो ये लिख सकता हूँ कि r इक्वल टू रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, वो लिख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ इससे, tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। तो जितनी इक्वेशन अपने पास अवेलेबल होती है उतने ही अननोन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से दो अननोन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन दो चीजों में रिलेशन होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन वाला, ठीक है। अच्छा जी, और भी कुछ खास खास बात देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले तो वेक्टर जो एडिशन आया था, जनरल रिजल्ट रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन आई थी tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। ये किसके साथ डायरेक्शन है, विद, चलिए अभी पहली सबसे पहला कि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इक्वल टू 0, डायग्राम याद कीजिए क्या था, ये p वेक्टर था, ये क्या था भाई, q वेक्टर था, और ये एंगल था थीटा। अब थीटा 0 हो जाएगा तो क्या q इधर ही आ जाएगा, यानी p और q एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू, ये इसके स्पेशल केस है, क्या चीज है, स्पेशल केस। ये हमेशा, ये फॉर्मूला तो कितना एंगल हो, कोई कुछ भी हो, ये दोनों फॉर्मूले तो ऑलवेज वैलिड है। और ये जो जैसे मान लो इस फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा आर का वो तभी वैलिड होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तभी वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। अच्छा जी, पर 90% आपके स्पेशल केस में से ही कोई ना कोई केस आता है क्वेश्चंस में, तो अगर स्पेशल केस याद होते हैं तो सवाल थोड़े से आसान हो जाते हैं, पूरा इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, जो फॉर्मूले आते हैं बड़े आसान आते हैं ना। देखो जैसे थीटा की वैल्यू 0 रखी भाई, थीटा की वैल्यू 0, सभी को याद होगा भाई, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है 1। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया अंदर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा p प्लस क्यू। यानी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, सिंपली क्या हो जाते हैं, ऐड, सिंपल है ना। जैसे p प्लस क्यू, जैसे एक 5 न्यूटन का फोर्स है, उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन और लगा दे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 10, सिंपल ऐड हो जाता है। यानी द वेक्टर सम जो होता है वो अलजेब्रिक सम की तरह होने लग जाता है ना, सिंपल r इक्वल टू p प्लस क्यू। देखो इक्वेशन में फर्क है, देखो ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, यानी सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे हैं ना। दूसरा स्पेशल, अच्छा जी, और एक चीज और देखने वाली, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू हो भी नहीं सकती। तो यानी अब ये कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखी है, तो यानी जो ये रिजल्टेंट आया है दो वेक्टर का p और q का, ये मैक्सिमम है। यानी दो अगर वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है p, एक का मैग्नीट्यूड है q, तो दोनों का मिला के जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ सकता है वो कितना आ सकता है, p प्लस q, ठीक है। अच्छा, थीटा 0 है तो आप इनको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं भाई, पैरेलल वेक्टर ना, एक ही डायरेक्शन में है ना। अच्छा जी, दूसरा देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो, थीटा की वैल्यू 180 हो, यानी अगर p इधर है तो 180 डिग्री पे q हो, यानी भाई ये तो एग्जैक्टली अपोजिट हो गए, यस सर। तो 180 का मतलब यानी दो अगर वेक्टर अपोजिट हो, या इनको बोला जा सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या बोला जा सकता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो थीटा की वैल्यू अगर 180 रख दोगे, थीटा की वैल्यू 180 रख दोगे, तो देखो थीटा की वैल्यू जब 180 होती है तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ये कितना आएगा -1, और कोस 180 की वैल्यू जो -1 होती है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इससे कम कोस थीटा कभी नहीं होता, है ना। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और मिनिमम कितनी होती है, -1, है ना। कोस थीटा +1 से -1 के बीच में लाई करता है। यानी देखो
अब इस टाइम जो घट रहा है वो मैक्सिमम घट रहा है, तो ये जो आर की वैल्यू आने वाली है ना, ये आने वाली है मिनिमम, यानी कितना हो गया भाई, इसको क्या लिख सकते हो मेरे हिसाब से तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख लो, है जी, या q माइनस p का होल स्क्वायर लिख लें भाई, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, p माइनस क्यू लिख लो या q माइनस क्यू लिख लो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा या तो p माइनस क्यू या उसको बोलेंगे q माइनस p। तो सर कौन सा मानेंगे, p किसको मानेंगे? आप तो हमेशा एक आदत डालिए, आप हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, जैसे p और q दो वेक्टर दूं तो उनमें जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए। ओके चलो, थीटा इक्वल टू 0 की डायरेक्शन और निकालिए ना, चलो अब डायरेक्शन निकाल देंगे, अभी इसकी तो निकाल लेते हैं ना। अच्छा ये आ गया मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है दोनों के डिफरेंस के बराबर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई दोनों के सम के इक्वल। अच्छा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो tan अल्फा की वैल्यू भाई थीटा की वैल्यू 180 रख दो, अब sin 180 की वैल्यू होती है भाई साहब 0 और cos 180 की वैल्यू तो भाई लिखी हुई है -1, तो यहाँ पे रखोगे तो ऊपर sin 180 ऊपर 0 रख दोगे तो 0 ही हो गया, पूरी टर्म में 0 होगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई 0, अल्फा की वैल्यू 0, यानी एक वेक्टर p ये था, q ये था, तो रिजल्टेंट p के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, यानी इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। अब या तो इस डायरेक्शन की 180 में भी टाइम 0 होता है, या अल्फा की वैल्यू 180 भी आ सकती है ना, तो या तो रिजल्टेंट इधर आएगा या इधर आएगा। अब आएगा किधर, जिधर बड़ा फोर्स होगा, जिधर बड़ा वेक्टर होगा उधर रिजल्टेंट आएगा। तो देखो रिजल्टेंट क्या है, p माइनस क्यू होगा या p माइनस क्यू होगा या q माइनस p होगा, डिपेंड हमेशा ज्यादा में से कम घटाओ, और डायरेक्शन इधर होगी इधर होगी, जिधर बड़ा होगा उधर ही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अच्छा जी दूसरा देखिए, वो पहले वाले केस का जो थीटा इक्वल टू 0 था उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 वाले केस में डायरेक्शन निकाली नहीं थी अपन ने, तो देखो tan अल्फा वही रखोगे डायरेक्शन वाले फॉर्मूले में q sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी 0, sin 0 की वैल्यू कितनी 0, तो अल्फा की वैल्यू उसमें भी 0, यानी दो वेक्टर अगर इधर आ रहा है, एक p है एक q है, तो इनका रिजल्टेंट भी इधर ही रहेगा, इनका रिजल्टेंट भी इधर ही रहेगा जिधर दोनों फोर्स लगे हुए हैं। चलिए दो केस हो गए, पहला केस हो गया अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो यानी थीटा 0 हो, और सेकंड केस हो गया जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो यानी एंटी पैरेलल हो, है ना जी। अब देखिए इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बताता हूं आपसे, मैं कहूंगी दो फोर्स हैं, एक है 10 न्यूटन और एक है 4 न्यूटन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, पहला मैंने कहा 2 न्यूटन, दूसरा कहा 6 न्यूटन, तीसरा कहा 10 न्यूटन और ये कहा 12 न्यूटन। मैंने कहा कि दो फोर्स हैं, एक है 10 न्यूटन का एक है 4 न्यूटन का, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ओके चलो इसको आज कर दो। तो देखो सबसे पहले देखिए ये दो फोर्स है तो इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 14, यानी 14 से ज्यादा तो कभी आने वाला नहीं है, तो 14 से ज्यादा ऑप्शन है वैसा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम कितना आ सकता है इन दोनों का, मिनिमम कितना आ सकता है 6, यानी जो 6 से कम है वो भी गलत है भाई, तो एक ही ऑप्शन है जो 6 से कम है वो कौन सा है, ये वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी इतना नहीं आ सकता, 2 न्यूटन कभी भी नहीं बैठ सकता इन दोनों का, ठीक है जी। अच्छा जी, यानी कुल मिला के मैं ऐसा लिख लेता हूं कि r की जो वैल्यू यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट r उसकी वैल्यू p प्लस q से लेकर p माइनस q तक हो सकती है, इससे बाहर रिजल्टेंट की वैल्यू कभी नहीं होगी। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है। ओके चलिए थर्ड केस स्पेशल केस, तो पहले दो केस कर लिए, एक तो थीटा 0, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो सिंपल ऐड कर दो, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा में से हमेशा किसको घटाना पड़ेगा, कम वाले को, और रिजल्टेंट भी उधर ही आएगा जिधर ज्यादा आ रहा है। तीसरा केस थर्ड, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो r की वैल्यू कितनी आएगी, देखो रूट का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, भाई cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म तो गई भाई सब किसमें 0 में गई, तो रिजल्टेंट कितना आएगा रूट का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, पर कब आएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और डायरेक्शन tan अल्फा, भाई यहाँ पे 90 रख दो तो कितना आएगा q sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन p प्लस q cos 90 की वैल्यू 0 तो प्लस 0 आएगा, तो यानी q बाई p,
कितना आएगा q बाई पी। ये डायरेक्शन किसके साथ है, p के साथ। अगर मैं q के साथ डायरेक्शन पूछता q के साथ तो कितना आता p बाई q, कितना आ जाता p बाई q। हाँ चलिए जैसे कि अब हम क्वेश्चन करते रहते भाई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा रूट का p स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 5। तो 3 और 4 मिलके कितने बनते थे भाई 5 बनते थे ना। अच्छा जी और देखिए नेक्स्ट केस, मैंने कहा जब थीटा 0 कर चुके, थीटा 180 कर चुके, थीटा 90 कर चुके है ना, उसके बाद नेक्स्ट केस कि मान लो जिन दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर है, मतलब उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी दो बराबर मैग्नीट्यूड वाले अगर वेक्टर जोड़ने हैं तो द आर बिकम्स रूट का p स्क्वायर प्लस, तो इसको भी p स्क्वायर लिख दूं क्योंकि p और q तो बराबर है, प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा। देखना भी थोड़ा ध्यान देना, देखो ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा का रूट। मुझे लग रहा है कि 2p स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस कोस थीटा का रूट। हाँ अच्छा याद कीजिए कोस 2 थीटा का एक आपने फॉर्मूला लिखा था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर ले जाओगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी 1 प्लस कोस थीटा कभी भी आ जाए तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा, तो सबसे पहले तो आएगा भाई 2, फिर आएगा कोस स्क्वायर और फिर जो यहाँ एंगल होता है उससे आधा एंगल इधर आता है, इधर एंगल कितना है भाई थीटा है तो इधर कितना आएगा थीटा बाई 2, ये हो गया रूट। अच्छा अब इस रिजल्टेंट को आप कितना लिख पाओगे, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2, p स्क्वायर है तो रूट कितना आएगा p, यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे कोस थीटा बाई 2। देखो सिंपल सा ऐसे याद रखना है आपको, दिस द फॉर्मूला। अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट हो जाता है 2p cos थीटा बाई 2। ये बहुत बार काम आएगा ना, अपन डायरेक्ट याद रखेंगे अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है 2p cos थीटा बाई 2। अब जब दोनों ही बराबर है तो p मान लो चाहे q मान लो ना, तो 2p cos थीटा बाई 2। अच्छा अब बात है डायरेक्शन की, अब डायरेक्शन की बात करें, दो वेक्टर हैं p और q, ये p और ये q, ठीक है। अब इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात है कि r किधर आएगा, r आएगा कितना, ये तो थीटा एंगल हो गया, दोनों के बीच में ये एंगल हो गया थीटा, और r आएगा कितना 2p cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो रिजल्टेंट आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, चलो जैसे अल्फा निकालते हैं, देखो तो tan अल्फा इक्वल टू p और q बराबर है, ध्यान रखना, तो q की जगह मैंने p रख दिया तो p sin थीटा अपॉन p प्लस p cos थीटा है जी, आया समझ में। अच्छा इसको लिखो tan अल्फा p sin 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो याद करना sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था 2 sin थीटा cos थीटा ना, पेज पलट के देखना जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स करवाया था उसके अंदर लिखवाया था ये फॉर्मूला, ठीक है। अपॉन भाई इन दोनों में से p कॉमन आ जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 प्लस cos थीटा बचेगा, और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कभी भी cos थीटा आएगा तो 2 cos स्क्वायर और जितना भी एंगल होता है उसका क्या हो जाता है हाफ। तो देखो यहाँ पे p कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा, तो 1 प्लस cos थीटा क्या लिखा आपने 2 cos स्क्वायर और जितना भी एंगल है उसका क्या कर दिया हाफ। अच्छा क्या p से p कैंसिल, यस सर, 2 से 2 कैंसिल, यस सर, cos स्क्वायर थीटा नीचे ऊपर से cos थीटा कैंसिल, अब ऊपर बचा sin थीटा बाई 2 नीचे बचा cos थीटा बाई 2, यानी जो tan अल्फा है वो आ गया इक्वल टू tan थीटा बाई 2, sin बाई cos कितना होता है tan, अरे वो tan से tan भी गया तो अल्फा की वैल्यू है थीटा बाई 2, यानी जो रिजल्टेंट है और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा तो रिजल्टेंट आएगा थीटा बाई 2 पे, किसके साथ p के साथ या q के साथ, अब तो कोई से साथ ले लो आधे से बाहर है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आता है, एग्जैक्ट मिड में आता है। अच्छा अगर ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इसकी तरफ आता जाएगा और ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इसकी तरफ खिसकता जाएगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा जी नेक्स्ट देखो कि जब
जब थीटा की वैल्यू 90 हो प्लस पी और क्यू भी बराबर हो जाए, पी और क्यू भी बराबर हो जाए, तो सबसे पहले तो देखो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, अब पी और क्यू तो बराबर ही है, अब पी और क्यू बराबर है तो वैसे 2p कोस थीटा बाई 2, और थीटा कितना है भाई, पहले लिख लेता हूँ थीटा बाई 2, तो 2p कोस भाई 90 बाई 2 करोगे कितना होगा 45, और कोस 45 की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं कितना होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, क्या √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल करोगे तो ऊपर √2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2p। अगर बराबर हो प्लस 90 पे भी हो तो सिंपल जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसको 90 √2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर, 5 न्यूटन का फोर्स इधर, भाई सब रिजल्टेंट कितना आएगा, तो पहले वो दोनों बराबर है तो बीचों बीच आएगा, यानी 45 पे इधर और 45 पे इधर, बात समझ में। दूसरा कितना आएगा 5√2, 5√2 दोनों बराबर है और 90 में भी है, तो सिंपल √2 से जो जिस वेक्टर्स को तुम ऐड कर रहे हो 5 और 5 दोनों बराबर है, जो भी वेक्टर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो √2 से, ठीक है। अच्छा, और रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, अल्फा की वैल्यू 45 बीचों बीच आएगा ना। अच्छा, ये हो गए इसके कुछ स्पेशल केस, ठीक है। अब पैरेललोग्राम रूल, रिजल्टेंट की वैल्यू आपको याद है, यस सर, p² + q² + 2p cos थीटा का रूट, और tan अल्फा = 2 sin थीटा प्लस अपॉन p + q cos थीटा, और ये इसके कुछ स्पेशल केस हैं जो आसानी से याद रखे जा सकते हैं ना। अब इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।